यहाँ इतने बड़े एक शिवलिंग मिले हैं। आप उन्हें शिवलिंग कहें या कुछ भी और भी कोई नाम दें, वो आपकी मान्यता के ऊपर है। वो एक गोल मिट्टी का एक ऐसा बर्तन और उसके ऊपर एक लिंग आकार की आकृति, उसके नीचे भी उतनी ही आकृति। आप आज की तारीख में उसे घुमाने वाला पहिया भी कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन एक ही है और वो भी इतने बड़े हैं। उसके अलावा यहाँ धार्मिक व्यवस्था की कोई भी एक आस्था का ऐसे प्रतीक के रूप में और कोई चिन्ह नहीं मिला जिससे ये क्लियर हो सके कि यहाँ इन लोगों की व्यवस्था क्या रही। हम आ गए कालीबंगा। कालीबंगा एक उत्खनन का वो स्थल है जहाँ हमें हड़प्पा काल की सभ्यता का पता चलता है। सैंधव सभ्यता के जो प्राचीनतम अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा इसका नाम रखा गया है काली चूड़ियों के आधार पर। यहाँ काली चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा कहूँगा कि बहुतायत में यहाँ काली चूड़ियाँ मिली हैं, तो इसकी वजह से इस स्थल का नाम जो है कालीबंगा रखा गया। अमलानंद घोष और बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ जो उत्खनन का कार्य हुआ, ये उत्खनन स्थल है और उस उत्खनन स्थल में बहुत सारे मटके, मनके, कड़े और एक शिवलिंग भी मिला है। और जो सबसे प्रमुख चीज़ मिली वो है जुते हुए खेत के निशान। कालीबंगा की दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो एक तो है काली चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं, और दूसरे मिले हैं जुते हुए खेत के निशान, जो कि किसी भी सभ्यता में अभी तक प्राचीनतम अवशेष हैं। ये जुते हुए खेत के निशान के प्राचीनतम अवशेष हैं। जहाँ तक इसकी भौगोलिक स्थिति की बात है कालीबंगा की, तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ इसकी ये देख रहे हैं आप, यहाँ 3 टीले हैं, 1, 2 और ये 3 टीले हैं। यहाँ पर 3 टीलों में ये जो दूसरा टीला है वो पहले टीले की अपेक्षा बाद के काल का है। ये सबसे प्राचीन है और ये उसके बाद के काल का है। और दोनों की सभ्यताओं में, दोनों की संस्कृतियों, दोनों की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी अंतर है। आप ये देख रहे हैं इस टीले के पीछे ये गग्गर नदी बह रही है, और ये गग्गर नदी बरसात के दिनों में बहती हुई पाकिस्तान तक चली जाती है। यहाँ आज भी है, इसके जो गग्गर नदी आज भी बहती है, लेकिन आज इसमें पानी कम होने के कारण ये गर्मियों में अधिकांश सूख जाती है और बरसात में ये पानी आता है तो ये पाकिस्तान तक चली जाती है। यहाँ इसे हकरा के नाम से जाना जाता है, इस नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। ये गग्गर नदी ही सरस्वती नदी का वर्तमान रूप है। सरस्वती नदी इसी स्थान पे होके बहती थी। ये रास्ता के बारे में जानना चाहें तो यही वो नदी है जो जिस रास्ते को लेकर वो सरस्वती नदी आगे जैसलमेर तक जाती थी। जहाँ की उसके रास्ते में आज खुदाई के काम चल रहे हैं, उसके वहाँ पर तेल के कुएं निकल रहे हैं। ऐश्वर्या, भाग्यम, मंगला, ये कई तेल के वो निकले हैं वहाँ कुएं, और वहाँ काम भी प्रारंभ हो गया रिफाइनरी का। तो आप यहाँ देख सकते हैं तीनों टीले जो हैं, इस टीले में मनके, मटके, हाथी दांत की बने हुए कई जो है हथियार और औजार, इस तरह की कई चीज़ें मिली हैं। लोहे की कई सारी चीज़ें लोहे की भी मिली हैं, जो चाकू और इस तरह की चीज़ें भी लोहे की भी मिली हैं। चलिए आपको उस जगह का मुआयना कराते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या मौजूद है।
ये ईंटें आप देख रहे हो, ये कालीबंगा की खुदाई के 3 स्थल हैं। ये जो स्पॉट है यहाँ पर 3 जगहों पे V1, V2 और V3 ये 3 टीले हैं। हम V2 पे हैं इस समय। ये V2 जो है सबसे बड़ा टीला है, खुदाई का ये सबसे बड़ा टीला है और यहाँ विकसित हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता को भी इन्होंने 2 खुदाई के आधार पे 2 भागों में जैसे रखा है। एक तो है प्राचीन हड़प्पा जो कम विकसित था और दूसरा है विकसित हड़प्पा जिसमें लोग धनवान हो चुके थे, धन संपन्न हो चुके थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी, नगर व्यवस्था भी अच्छी हो चुकी थी और उनके जो अवशेष हैं वो उसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं पर मुख्य चीज़ें मैं बता दूं। एक तो ईंटों का आकार हमारी जो इस समय की ईंटें हैं उनसे काफ़ी बड़ा है, लगभग डबल कह सकते हैं आप। उन ईंटों से डबल ईंटें हैं, उनकी पक्की ईंटें हैं, मजबूत ईंटें हैं जो खुदाई में निकली हैं। लगभग आप मान लीजिए 2600 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व और आज 4700 वर्ष हो गए। 4700 वर्ष में भी आज भी वो ईंट इतनी मजबूत है कि उसे आप हथौड़े से नहीं तोड़ सकते, बहुत मजबूत ईंट है। उसके अलावा जहाँ धार्मिक व्यवस्था की बात आती है तो एक शिवलिंग के आकार की एक छोटा सा एक प्रतीक मिला है, लगभग मैं कह सकता हूँ इससे भी इतना बड़ा एक आकृति है ऐसी गोल, उस पर लिंगानुपात लिंग आकार का एक प्रतीक ऊपर है, उतना ही ठीक उसके नीचे भी है। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक लट्टू के ऊपर जैसे होता है और उसी पर उसके नीचे होता है, इतना ही। और लगभग इसका हम कह सकते हैं यदि वो लिंग भी शिवलिंग है तो वो खिलौना रूप में या प्रतीक रूप में है। वो इस खुदाई में कोई भी धार्मिक चिन्ह और इसके अलावा नहीं मिलता है। अभी इस वाली खुदाई से सारी व्यवस्था का पता चला, लेकिन अभी ये पता नहीं चल रहा कि उस समय हड़प्पा वासियों की धार्मिक आस्थाएं क्या रही होंगी, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या रही होंगी। पूरी तरह इसको अभी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर निश्चित हो चुका है कि जो चीज़ें मिली हैं उनसे कि वो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ये जो खुदाई कालीबंगा की ये खुदाई जो आप देख रहे हैं, टीले देख रहे हैं, इस टीले से खुदाई से ये पता चला कि इसके बगल में कोई नदी जाती रही है। उस नदी के किनारे ही ये नगर बसा है, ये जगह बसी है, बसावट हुई है और उस नदी में ही बाढ़ आ जाने के कारण या किसी अन्य प्राकृतिक प्रकोप के कारण ये नगर नष्ट हो गया होगा। कालीबंगा की ये खुदाई अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1954 में अमलानंद घोष जी और बीबी लाल और थापर जी, इनके नेतृत्व में जो उत्खनन का कार्य हुआ है और उसके द्वारा इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रमुख जो चीज़ वो मिली वो है काली चूड़ी। और काली चूड़ी के बहुतायत में जो काली चूड़ी मिली है, तो उस काली चूड़ी के नाम के आधार पर ही इस स्थल का नाम कालीबंगा रखा गया। अच्छा, और दूसरी बात जो इसमें एक ऐसा साक्ष्य मिला जो विश्व के इतिहास में कहीं भी नहीं मिला, वो है जुते हुए खेत के जो अवशेष यहाँ से मिले हैं वो अब तक की किसी भी खुदाई में पूरे विश्व की सभी सभ्यताओं की किसी भी खुदाई में और वो अवशेष इतने प्राचीन अवशेष नहीं मिले जुताई के। तो यहाँ से जुताई के अवशेष मिले हैं। इससे ये क्लियर हुआ कि लगभग 4700 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले खेती प्रारंभ हो चुकी थी हमारे इस सेंधव सभ्यता काल में, हड़प्पा सभ्यता में, सेंधव सभ्यता में। और इसके अलावा यहाँ से जो नदी निकली है, ये नदी निश्चित रूप से सरस्वती नदी की सहायक नदी रही होगी। और सरस्वती नदी जो कि आज विलुप्त हो चुकी है और जिसे यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हनुमानगढ़ ज़िले में ही घग्गर नदी के रूप में आप उसे
देख सकते हैं, जो गग्गा नदी हकरा के नाम से यहाँ जानी जाती है। यह गग्गा नदी बरसात के दिनों में पाकिस्तान तक चली जाती है, लेकिन अधिकांशतः ये सूख जाती है और नहीं बहती आगे तक, ये यहीं तक विलीन हो जाती है। किसी ज़माने में यही सरस्वती नदी हुआ करती थी और ये इसका विशाल विस्तार हुआ करता था। इसी सरस्वती नदी के किनारे ही ये सभ्यता फली फूली। इसकी सहायक नदियाँ 7 नदियाँ रही होंगी, इसीलिए इस क्षेत्र को सप्त सैंधव के क्षेत्र से के नाम से भी जाना जाता है। सप्त सैंधव क्षेत्र का मतलब यही है कि सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियाँ। तो इस प्रकार जो ऋग्वेद में भी कई बार जिक्र आया है गंगा का, यमुना का, बेतस्तता झेलम नदी का, और आपके रावी का, ब्यास का, और सरस्वती नदी का और सिंधु नदी का। तो सप्त सैंधव क्षेत्र में सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियाँ, ये पूरा उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है इन्हीं नदियों के प्रवाह क्षेत्र में आता था और ये स्थान काफ़ी किसी ज़माने में काफ़ी फला फूला था। यहाँ जो कंकाल मिला है, एक कंकाल मिला है, वो कंकाल एक औसतन मान के चलें 6.5 फुट तक का कंकाल है और वो संग्रहालय में संरक्षित है। और कंकाल के आधार पे भी यहाँ पर जो शवादान की प्रक्रिया है वो दफनाने की प्रक्रिया है, तो जलाने की प्रक्रिया नहीं है, दफनाने की प्रक्रिया है। ईंटें हैं, ईंटों का आकार भी बड़ा है। तो कुल मिला के अभी धार्मिक व्यवस्था के बारे में अभी ये क्लियर नहीं है कि उनकी धार्मिक आस्था क्या रही होगी।